हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी भी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू स्टोरी, रॉन्ग डिसीजन। गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों के कुछ ऐसे सपने होते हैं, कुछ ऐसे अरमान होते हैं जिसे हम अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है। मगर समाज में कुछ ऐसे लोग होते जो शायद सपना ही देख पाते हैं। क्यों, जैसे कि मैं। हालांकि मैंने 12वीं की है, मगर मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, मगर क्या करें, वो समय वो टाइम कुछ और था। और वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली में एक या दो बेटी हो तो बाप के लिए यह फिक्र होती है कि बेटी सही सलामत अपने घर पहुंच जाए, अपने घर में खुश रहे, बस। उसके अलावा पेरेंट्स को और कुछ भी नहीं चाहिए। खैर, मेरे घर में तो 5 बेटियां थी, इसी वजह से आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। 12वीं के बाद एकदम शादी हो गई। मगर चलो, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, हैप्पी हूँ। इसके अलावा एक लड़की, और उसके पेरेंट्स को क्या चाहिए। खैर, मेरी बात छोड़ो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, कभी कभी मिडिल क्लास के बच्चे लाइफ में माँ बाप के खिलाफ जाकर गलत कदम उठा लेते हैं। तो मेरी कहानी उसी गलत कदम पर आधारित है। वो एक कदम जो अगर हम सोच समझकर उठाए तो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, मगर बिना सोचे समझे उठाए तो उसके गलत परिणाम भी हो सकते हैं। तो हमारी कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये एक वांगशंग स्टोरी है। इसमें टॉप वांगजी जो एक माफिया है और बॉटम विंग जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और ये एक ओमेगा बॉय है जिसका एक ही सपना है कि उसे अपने सपनों के शहर बीजिंग जाकर एक सिंगर बनना है। इसकी एज मात्र 16 साल है, और शायद 15-16 साल एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चे अक्सर प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा ही हमारा विंग था, जिसका प्यार चाइना का सुपरस्टार सिंगर, मॉडल, एक्टर हाउ शुआन था, जिसे हमारा विंग बहुत प्यार करता था, क्योंकि विंग को हाउ शुआन के गाने, उसकी एक्टिंग और उसकी खूबसूरती को देखकर हमेशा अपने मन में सोचता था, काश मैं भी एक बार बीजिंग जाकर अपने प्यार से मिल पाता, उसे बता पाता कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मगर ये सब वो टीवी के आगे बैठे बैठे सोच ही रहा था। तभी उसके आगे एक पर्सन चुटकी बजाते हुए कहता है, बीइंग, क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हारा अपने प्यार को देखकर मन भर गया हो तो क्या हम स्कूल चले? तभी बीइंग कहता है, न्यू हुसैन, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब क्यों करते हो? जब भी मैं अपने प्यार के ख्यालों में खोया रहता हूँ। तभी न्यूसन कहता है, हाँ हाँ विंग, तुम उस हाउस शुआन से इतना प्यार करते हो कि तुम उसके लिए सुबह 6 बजे रेडी होकर मेरे घर आ जाते हो और 6 बजे से लेकर पूरे 9 बजे तक टीवी देखते हो। और घर में क्या बताया है कि मैं सुबह सुबह डांस क्लास जाता हूँ। वैसे मुझे ये बताओ, मेरे घर में कौन सी डांस क्लास चलती है? विंग कहता है, न्यूसन, तुम्हारे घर में टीवी है जिसमें देखकर मैं डांस के साथ साथ गाना और एक्टिंग भी सीखता हूँ। न्यूसेन कहता है, बीइंग, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम उस हाउस वान के पीछे कितना पागल हो? बीइंग कहता है, न्यूसेन, इतना पागल हूँ, पर उसके लिए नहीं, बल्कि उसके साथ गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए और एक्टिंग करने के लिए। और ये सब स्कूल जाते जाते न्यूसेन से कह रहा था। और कहता है, न्यूसेन, देखना, एक दिन मैं भी इसी तरह टीवी पर आऊँगा। ऐसे ही लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, चारों तरफ से मेरी फ़ोटो लेंगे और मैं हाथ हिलाकर आगे बढ़ता जाऊँगा। न्यूसेन कहता है, हाँ हाँ विंग, वो तो ठीक है, पर अब जल्दी नहीं चले तो हाथ हिलाना नहीं, हाथ बढ़ाना होगा, वो भी टीचर के सामने। और टीचर हमें प्रसाद के तौर पर मोतीचूर के लड्डू नहीं, बल्कि स्टिक की मार देगी। विंग कहता है, नहीं नहीं न्यूसेन, मुझे मार नहीं खानी है। वैसे भी तुम कितना बात करते हो, हमेशा मुझे लेट कर देते हो। विंग की बात सुनकर न्यूसेन कहता है, विंग, बात मैं करता हूँ या तुम? मुझसे कौन रोज रोज उस हाउसवान के बारे में बात करता रहता है? विंग कहता है, न्यूसेन, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मगर हाउसवान को कुछ भी नहीं, समझे? और वो दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं और अपनी बुक निकालते हैं। अब गाइस, यहाँ पर जब तक विंग पढ़ रहा है तो मैं आपको विंग के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बता देती हूँ। तो ये है जियान विंग। इसकी एज है 16 ईयर्स ओल्ड। ये अपने घर में सबसे छोटा बेटा है। इससे बड़ा इसका एक अल्फा ब्रदर है, जियान चेन, और उससे बड़ी एक सिस्टर है, जियान यंगले, जिसकी एज 20 ईयर्स ओल्ड है। उसकी शादी हो चुकी है। वही जियान चेन की एज 18 ईयर्स ओल्ड है
और वो इस समय अपने विलेज से बाहर एक और सिटी है गुसू, वहाँ कॉलेज में पढ़ रहा है। और विंग छोटा है तो वो अपने मोम डैड जियान फेमियान और यूजियान के साथ यूनमक सिटी में रहता है। वहीं वो 10वीं की क्लास में पढ़ रहा है। विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ उसके पेरेंट्स फार्मर है और दोनों ही सुबह सुबह अपने फार्म से वेजिटेबल लेकर वहीं यूनमक सिटी में सेल करते हैं। इसलिए दोनों ही सुबह सुबह पहले ताज़े वेजिटेबल निकालते हैं और सीधा उन्हें बेचने निकल जाते हैं। वहीं विंग सुबह 6 बजे ही घर से निकलकर न्यूसेन के घर आ जाता है क्योंकि न्यूसेन विंग का बेस्ट फ्रेंड है। और सबसे बड़ी बात, न्यूसेन के घर में एक टीवी है क्योंकि न्यूसेन के डैड का अपना बिजनेस है, वो भी छोटा सा ही है। और उसका एक बड़ा भाई है जो जियान चैन के साथ ही कॉलेज में पढ़ता है और वो भी एक अल्फा है। वही न्यूसेन भी एक ओमेगा बॉय है। इसलिए वो दोनों ही सुबह डेली एक साथ स्कूल आते हैं और शाम को जब तक जियान फेमियान और यू जियान काम से नहीं आते तब तक विंग न्यूसेन के साथ ही रहता है। तो ये है विंग के लाइफ के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बैक टू प्रेजेंट आते हैं जहाँ विंग अभी अपने स्कूल में था, मगर उसकी हर बुक पर केवल और केवल हाउसवान के छोटे छोटे फोटो की कटिंग चिपका रखे थे और विंग का ध्यान तो बस उसी पिक को देखने में था। तभी न्यूसेन कोहनी मारता है और विंग से कहता है, विंग फोटो देखना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। विंग कहता है, हाँ हाँ ध्यान दे रहा हूँ न्यूसेन। अब उनका ऐसे ही दिन बीतता है और वो लोग वापस घर आते हैं जहाँ विंग फिर से टीवी के आगे बैठ जाता है और चैनल बैक करता रहता है कि कहीं ना कहीं हाउस वन के बारे में दिखाया जा रहा होगा, बताया जा रहा होगा। तभी विंग की नज़र एक विज्ञापन में जाती है जहां लिखा था कि ऑडिशन के लिए ओमेगा गर्ल और ओमेगा बॉय चाहिए जो हाउस वन के साथ परफॉर्मेंस कर सके। और उसके नीचे उन्होंने एक नंबर भी दिया था जो विंग जल्दी से अपने नोटबुक पर नोट कर लेता है। और फिर वो न्यूसेन को बुलाता है और बताता है कि न्यूसेन देखो, टीवी पर एक विज्ञापन आ रहा है जिसमें लिखा है कि कुछ ओमेगा गर्ल और कुछ ओमेगा बॉयज की आवश्यकता है जो हाउस वन के साथ परफॉर्मेंस करेंगे और डांस करेंगे। न्यूसेन कहता है, विंग इन विज्ञापनों के चक्कर में मत पड़, ये लोग ऐसे ही बहलाने फुसलाने के लिए नंबर देते हैं। विंग कहता है, पर हो सकता है ना न्यूसेन वो सच्ची में दिखा दिया हो। न्यूसेन कहता है, नहीं विंग, ऐसा नहीं है, ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मगर कहते हैं ना, अगर किसी के मन में कोई बात घर कर जाए तो फिर वो कुछ नहीं सोचता। वैसा ही इस समय विंग के साथ हो रहा था। न्यूसेन विंग को काफ़ी समझाता है मगर विंग के दिमाग में तो वो बात बैठ गई थी कि हाउस वन के साथ स्टेज पर डांस करने के लिए ओमेगा गर्ल और ओमेगा बॉय चाहिए। इसलिए वो न्यूसेन की बात को तो सुनता है मगर उसका दिमाग अब अलग ही सोच रहा था। वो अपने नोटबुक पर लिखे नंबर को देखता है और कहता है कि वो एक बार कॉल करे या नहीं। इसी तरह सोचते सोचते विंग पूरा एक हफ्ता निकाल देता है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो उस नंबर पर कॉल करके उनसे बात करेगा। इसलिए वो अपनी मॉम से कुछ पैसे लेता है और एक टेलीफोन बूथ पर जाता है जहां वो उस नंबर को डायल करता है और बात करता है। मगर विंग को नहीं पता था कि उसने किस मुसीबत को कॉल किया है। उधर से एक पर्सन विंग से प्यार से बात करता है और कहता है, अगर तुम आना चाहते हो तो हम खुद आपको लेने आएंगे। विंग कहता है, क्या? वो पर्सन कहता है, हाँ आप बता दीजिए आप कब आना चाहते हो। विंग कहता है, क्या मुझे कुछ टाइम मिल सकता है? वो पर्सन कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर ज़्यादा समय मत लगाना। वो क्या है ना, हमें तुम्हारा फ़ोटो शूट करना होगा, फिर तुम्हें कुछ डांस स्टेप सिखाने होंगे, उसके बाद ही तो तुम इतने बड़े स्टार के साथ परफॉर्मेंस कर पाओगे। विंग कहता है, क्या सच में? ओके ओके, जल्दी ही आपको कॉल करूँगा। इतना कहकर विंग फ़ोन रख देता है और फिर वो अपने स्कूल चला जाता है जहाँ विंग आज न्यूसेन के घर नहीं जाता है। ये देखकर न्यूसेन सोचता है कि क्या हुआ, आज विंग उसके घर नहीं आया। अब विंग न्यूसेन से सीधा स्कूल में ही मिलता है जहाँ विंग न्यूसेन से कहता है कि मैंने उस नंबर पर कॉल किया था, वो लोग बोल रहे थे वो लोग मुझे खुद लेने आएंगे और फिर मुझे कुछ डांस वगैरह सिखाएंगे, उसके बाद ही मैं हाउस वन के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। न्यूसेन कहता है, विंग वो सब झूठ होता है, तू उन लोगों पर भरोसा मत कर। जो सुनकर विंग न्यूसेन से लड़ बैठता है और न्यूसेन से कहता है कि वो इसलिए कह रहा है ना क्योंकि उसके माँ बाप के पास तो उनका बिजनेस है, मगर मेरे माँ बाप के बारे में सोच, वो दिन भर मेहनत करते हैं उनके पास, उसके बाद वो शाम को एक टाइम का खाना पैदा करते हैं। न्यूसेन, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूं, अपने मॉम डैड को सपोर्ट करूं?
विंग की बात सुनकर न्यूसेन चुप हो जाता है। वो कहता है, ठीक है विंग, फिर तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग कहता है, क्या? फिर ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, हम सुबह जाएंगे और 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तभी विंग कहता है, पर हम घर में क्या कहेंगे? न्यूसेन कहता है, क्या घर वालों को साफ साफ बताएंगे? विंग कहता है, नहीं न्यूसेन, मैं अभी घर वालों को नहीं बताना चाहता हूँ। न्यूसेन कहता है, क्यों? विंग कहता है, वो इसलिए कि अगर मैंने अभी घर वालों को बता दिया तो पहले तो मुझे जाने नहीं देंगे, और मान भी लो अगर उन्होंने मुझे भेज भी दिया तो वहाँ जाकर अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हम घर वालों को क्या बताएंगे। इसलिए पहले हम छुप कर जाएंगे, ऑडिशन देंगे, उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम अपने पेरेंट्स को भी बता देंगे। न्यूसेन कहता है, पर विंग, इस तरह घर वालों से छुप कर जाना सही होगा? विंग कहता है, न्यूसेन 2 दिन की बात है, बस हम कुछ भी बहाना मिलाकर चले जाएंगे। न्यूसेन कहता है, ठीक है विंग। अब विंग घर आता है और फिर उनको दोबारा फ़ोन करता है और कहता है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी आएगा। वो पर्सन कहता है, हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक है, फिर बताओ कब आना है? विंग कहता है, परसों सुबह 9 बजे। विंग कहता है, पर मैं आप लोगों को कैसे पहचानूंगा? वो लोग कहते हैं, तुम हमारे गाड़ी का नंबर नोट कर लो। विंग कहता है, ओके, और विंग गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। अब 2 दिन बाद विंग न्यूसेन के घर आता है और न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन चलो, अभी वो लोग आने वाले हैं। न्यूसेन कहता है, नहीं विंग, मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगा। विंग कहता है, क्यों? न्यूसेन कहता है, वो कल से मुझे हल्का सा फीवर है और इस हालत में अगर मैं वहाँ गया तो तुम समझ रहे हो ना, वो लोग मुझे पहले ही निकाल देंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम भी अपने ऑडिशन पर फोकस ना कर पाओ। विंग कहता है, कोई बात नहीं, फिर तुम आराम करो, और हाँ मैं जाता हूँ, तुम मॉम से कुछ भी बहाना कर देना, मैं कल आता हूँ। न्यूसेन कहता है, ओके विंग। अब विंग वहाँ से उस गाड़ी के पास जाता है जहाँ केवल एक पर्सन और एक ड्राइवर था, और वो विंग को लेकर बीजिंग पहुँच जाते हैं जहाँ उनको आते आते रात हो चुकी थी। वो पर्सन विंग को एक बहुत बड़े घर में लाता है जहाँ विंग के जैसे ही बहुत सारी ओमेगा थी। विंग भी उन ओमेगा के साथ में एक कमरे में रहता है। वो पर्सन विंग से कहता है, अब तुम आराम करो, सुबह तुम्हारा ऑडिशन होगा। इतना सुनकर विंग कहता है, ठीक है। अब विंग रात भर वहाँ आराम करता है। अब अगली मॉर्निंग उन सभी को एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है जहाँ वो पर्सन उन सभी से कहता है कि अभी हमारी मैडम आने वाली है, वो आप लोगों का परफॉर्मेंस देखेगी और आपको चूज करेगी, तो आप लोग अपना बेस्ट देना। वो सभी ओमेगा गर्ल और ओमेगा बॉय कहते हैं, ओके सर, हम अपना बेस्ट देंगे। जहाँ कुछ देर बाद उन सबका ऑडिशन स्टार्ट होता है जहाँ 10-12 ओमेगा गर्ल और वहीं 10-12 ओमेगा बॉय जो डांस करने में अच्छी थी वो सब एक तरफ किए जाते हैं। वहीं जब हमारी विंग की बारी आती है तो वो बताता है उसे डांस भी आता है और गाना भी। जहाँ वो लेडीज़ ये सुनकर विंग से कहती है, ठीक है, फिर तुम कुछ गा कर सुनाओ। विंग अपना बेस्ट देता है जो देखकर उस लेडीज़ के चेहरे पर चमक आ जाती है। अब कुछ देर बाद उन सब का परफॉर्मेंस ख़त्म होता है और उन्हें थोड़ी देर आराम करने को कहा जाता है। जहाँ वो लेडीज़ उन सभी आदमियों से कहती है कि इन सभी ओमेगा में से सबसे बेस्ट ओमेगा वो है जो डांस भी करता है और सिंगिंग भी, और हाँ वो ओमेगा दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। वो लड़का क्लबों में अच्छी कीमत में बिक जाएगा। वो सभी लोग कहते हैं, हाँ मैम, ये तो आपने सही कहा। वो लेडीज़ कहती है, फिर ठीक है, उसे तैयार करो और आज शाम को ठीक लेडीज़ कहती हैं, फिर ठीक है, उसे तैयार करो और आज शाम को ही चाइना के सभी रिच पर्सनों के सामने मैं उसे पेश करूंगी, और जो भी उसकी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो उसका, और बाकियों को धंधे पर बिठा दो, समझे? वो सभी पर्सन कहते हैं, ठीक है मैम। और अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ विंग को अच्छे से रेडी किया जाता है और उस मैडम की गाड़ी में बिठाया जाता है। कुछ देर बाद वो मैडम एक लग्जरियस सी होटल में जाती है जहाँ चाइना के सभी रिच पर्सन एक हॉल में इकट्ठा थे और वो उन सभी लेडीज़ के आने का उस लेडीज़ का आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो लेडीज़ उस हॉल में पहुंचती है, वहां पहुंचे जितने भी रिच पर्सन थे वो उस लेडीज़ से कहते हैं, डायना, हम लोग कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, अब बताओ अपने खजाने से किस नायाब हीरे को लेकर आई हो? डायना कहती है, कदरदान, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं जिस नायाब हीरे को लेकर आई हूँ वो इतना खूबसूरत है और प्योर है कि आप लोगों में से जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो ओमेगा उसका, समझो।
इसलिए सभी अपनी जगह बैठ जाइए और अब मैं पेश करने जा रही हूँ आप सबके लिए उस नायाब हीरे को। और डायना अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती है और वो बॉडीगार्ड जब विंग को वहाँ पर लाती है तो सभी के मुंह से लार टपकने लगती है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो लेडीज उसे यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने क्यों लेकर आई है। विंग यही सोच रहा था, तभी डायना कहती है, ये लीजिए कद्रदान, वो नाजुक कली आपके सामने है। अब डायना का गार्ड विंग को लेकर आता है और उन सबके सामने खड़ा कर देता है, जहाँ कुछ लोग विंग को देखकर डायना से कहती है, डायना ये ओमेगा तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। डायना कहती है, हाँ तभी तो मैं इसे यहाँ ऑप्शन में लेकर आई हूँ, और सच मानिए मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये एकदम प्योर है। तो बताइए अब आप लोग इसका क्या दाम लगाओगे। तभी धीरे धीरे वहाँ पर विंग पर बोली लगना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ विंग तो शॉक होकर खड़ा था और वो एक एक करके सबको देख रहा था, क्योंकि विंग को बताया गया था वो सभी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर है जो तुम्हें देखकर अपनी फिल्म में लेने के लिए बोली लगाएंगे। इसलिए विंग सबको देख रहा था जो वहाँ विंग पर बड़ा बड़ा कर बोली लगा रहे थे। विंग को वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो डर गया था, मगर वहाँ विंग की बोली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर तभी एक पर्सन विंग पर सबसे ऊंची बोली लगाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वेंजुलियो था, जिसकी एज लगभग 45 ईयर्स ओल्ड के करीब थी। डायना खुश होते हुए कहती है, मुझे पता था मिस्टर वेन, आपको ही असली हीरे की परख है। डायना कहती है, ठीक है मिस्टर वेन, आप अपने कमरे में जाइए, मैं इसे भेजती हूँ। वेंजुलियो कहता है, ठीक है डायना, मैं कमरे में इसका इंतजार करूंगा। डायना कहती है, बस मिस्टर वेन 5 मिनट। इतना कहकर डायना विंग के पास जाती है और विंग से कहती है, विंग तुम्हें एक कमरे में भेजा जाएगा, वहाँ तुम्हें अच्छे से परफॉर्मेंस देना है, समझे। विंग कहता है, जी मैम, पर मैम मैं कुछ पूछ सकता हूँ। डायना कहती है, हाँ विंग कहो। विंग कहता है, मैम ये सब पैसों की बोली क्यों लग रही थी। डायना कहती है, विंग घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने बताया था ना, ये सब डायरेक्टर है और ये लोग तुम जैसे खूबसूरत लड़कों को पसंद करते हैं ताकि उनको अपनी फिल्मों में, सीरियल में या अपनी एड फिल्म में ले सके। और कॉन्ग्रेचुलेसन विंग, जिस पर्सन ने लास्ट में बोली लगाई है ना, वो तो तुम्हें अपनी फिल्म में मेन रोल के लिए साइन कर रहे हैं, और जितने भी पैसे अभी अभी उन्होंने बताया है ना, वो तुम्हारी पहली फिल्म की पहली फीस है। और अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो तुम ऐसे ही करोड़ों में खेलोगे और कुछ टाइम के बाद ही तुम्हारा अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, घर में ढेर सारे नौकर चाकर होंगे और खुद तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड होंगे। विंग कहता है, क्या सच में। डायना कहती है, हाँ विंग, मगर अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। विंग तो बस इसी सपने में खो जाता है कि वो बड़ा स्टार बनेगा, उसके आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। तभी डायना विंग का सपना तोड़ते हुए कहती है, विंग क्या सोच रहे हो। विंग कहता है, कुछ नहीं, पर मैम कल मुझे घर जाना है। डायना कहती है, घर पर क्यों। विंग कहता है, वो मैंने अपने घर वालों को अभी कुछ नहीं बताया और कल घर जाकर मुझे उन्हें ये खुशखबरी भी तो देनी है ना। डायना कहती है, ओके ठीक है, पर अभी तुम जाओ और उन्हें अच्छे से अपने परफॉर्मेंस दो, ठीक है। विंग हैप्पी होते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं अभी आ जाता हूँ। इतना कहकर डायना विंग को वेंजुलियो के कमरे में भेज देती है और कहती है, बेचारा विंग नहीं जानता कि आज से इसकी पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। वो नहीं जानता यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं और जाते मेरी मर्जी से है। इधर विंग कमरे में जाता है जहाँ वेंजुलियो बैठकर ड्रिंक कर रहा था। अब विंग कमरे में आता है और वेंजुलियो को देखकर पहले तो वेंजुलियो को ग्रीट करता है, उसके बाद कहता है, सर बताइए आप पहले क्या देखेंगे। वेंजुलियो कहता है, तुम कुछ भी दिखा सकते हो। जो सुनकर विंग कहता है, ओके, और वो गाना गाना स्टार्ट करता है। विंग को गाना गाते देख वेंजुलियो कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम। विंग एकदम रुक कर कहता है, सर मैं तो ऑडिशन दे रहा हूँ, आपने ही कहा ना मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ। जो सुनकर वेंजुलियो गिलास को फेंकते हुए कहता है, बच्चे मैंने उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी दिखाने को कहा था। विंग कहता है, क्या। वेंजुलियो कहता है, हाँ, और ये क्या है ऑडिशन, किस चीज़ का। बच्चे यहाँ कोई ऑडिशन नहीं चल रहा है, बल्कि उस डायना से मैंने तुम्हें खरीदा है ताकि तुम मुझे बेड पर खुश कर सको, समझे, वरना मुझे तुम्हारे इस गाने में, इस डांस में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। विंग के आंखों में आंसू थे। वो वेंजुलियो से कहता है,
क्या मतलब, क्या आप डायरेक्टर नहीं है? बेंजुलियो कहता है डायरेक्टर? कैसा डायरेक्टर? किस चीज़ का डायरेक्टर? विंग कहता है क्या आप फिल्म वगैरह नहीं बनाते? बेंजुलियो कहता है कैसी फिल्म, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और यहाँ अपनी सेक्सुअलिटी को फुलफिल करने आता हूँ, समझे? और विंग का हाथ पकड़कर कहता है अब बकवास बंद करो और आओ इधर। और बेंजुलियो विंग का हाथ पकड़कर बेड पर फेंक देता है और बेंजुलियो विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। ये देखकर विंग जोर से अपने हाथों से बेंजुलियो को पुश करता है, मगर तभी अचानक बेंजुलियो विंग के फेस पर एक स्लैप मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुश करने की? और वो विंग को एक और थप्पड़ मारता है। उसके बाद तो बेंजुलियो अपनी पैंट से बैट निकालता है और विंग की बॉडी पर मारना स्टार्ट करते हुए कहता है बिगड़े हुए बिगड़े हुए बच्चे बिगड़े हुए बच्चों को ठीक रास्ते पर लाना मुझे आता है। और वो विंग को काफ़ी मारता है। विंग काफ़ी चीखता है, चिल्लाता है और जब विंग की हालत ख़राब हो जाती है तब जूलियो देखता है कि विंग शांत हो चुका है, इसलिए अब वो अपनी बेल्ट फेंकता है और विंग के ऊपर आ जाता है और अब वो विंग के शर्ट के बटन खोलने लगता है। वो विंग के शर्ट के एक बटन खोलता है, फिर दूसरा, और जैसे ही तीसरा बटन खोलने जाता है पता नहीं कहाँ से विंग के अंदर ताकत आती है और वो बेंजुलियो को जोर से धक्का मारता है, जिससे बेंजुलियो काफ़ी जोर से गिरता है और उसका सर जाके कांच की टेबल पर लग जाता है, जिससे उसके सर से खून आने लगता है। विंग वो खून देखकर घबरा गया। बेंजुलियो की इतनी जोर से गिरने की आवाज़ बाहर जो लोग खड़े थे वो सुनते हैं और वो गेट खोलकर अंदर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं, जहाँ वो जैसे ही बेंजुलियो को नीचे गिरे देखते हैं, वो एक नज़र विंग को देखते हैं और एक नज़र बेंजुलियो को, और फिर वो बेंजुलियो को संभालते हैं। इसी बीच मौका पाकर विंग उस कमरे से भाग जाता है। विंग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, मगर उसको भागते हुए डायना के बॉडीगार्ड ने देख लिया था। वो विंग का पीछा करते हैं, मगर विंग अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस होटल से बाहर निकलकर बीजिंग के रोडों पर भागने लगता है। भागते भागते अचानक विंग एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो गाड़ी ब्रेक मारती है और उसमें से एक 25 साल का हॉट हैंडसम अल्फा उतरता है और वो विंग को देखता है, जिसके सर से काफ़ी ब्लड निकल रहा था। वो पर्सन पहले तो विंग को उठाकर उसका सर अपने एक हैंड पर रखता है और कहता है हे यू, कौन हो तुम, कौन हो तुम? विंग बेहोशी की हालत में कहता है विंग, और वो बेहोश हो जाता है। जहाँ वो अल्फा विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर से कहता है डॉक्टर कुछ भी करो मगर इस ओमेगा को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जो उस अल्फा को देखकर घबराए हुए थे, क्योंकि सब उस अल्फा को अच्छे से जानते थे, इसलिए डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लैन आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सीन कट करके अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं। दोपहर के 12 बज चुके थे। तभी उस हॉस्पिटल में करीब 6 बॉडीगार्ड और एक सेक्रेटरी शाओ शिनचैन आते हैं, जो डॉक्टर से कहता है क्या वो लड़का होश में आया? डॉक्टर कुछ बताने जा ही रहा था, तभी पीछे से मिस्टर लैन को आते देख डॉक्टर घबराते हुए कहता है हाँ सर, उस ओमेगा को होश तो आ गया है। मगर तभी वो अल्फा कहता है मगर क्या? डॉक्टर घबराते हुए कहता है मिस्टर लैन देखिए, वो ओमेगा पहले ही किसी जुल्म का शिकार था और फिर उसका एक्सीडेंट, शायद उस चीज़ की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, इसलिए वो तभी वो अल्फा कहता है वो क्या कर रहे हो, साफ साफ बताओ। डॉक्टर कहता है मिस्टर लैन आप खुद ही चलकर देख लीजिए। अब वो अल्फा और शाओ शिनचैन अंदर आते हैं जहाँ विंग लेटा था, और वो जैसे ही डॉक्टर को अंदर आता देखता है और घबराते हुए कहता है प्लीज़ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और वो वहाँ रखे सामान को फेंकने लगता है। वैसे वहाँ कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं रखी थी जिससे किसी को चोट लग सके, बस वो वहाँ रखे फ्रूट, पिलो, वो सभी फेंक रहा था और कहते जा रहा था कि मेरे पास मत आना, छोड़ो मुझे। डॉक्टर अंदर आकर कहता है बेटा घबराओ मत, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर जा रहे हैं, देखो हम जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं आएंगे। इतना कहते कहते डॉक्टर पीछे पीछे कदम रख रहा था। वहीं विंग बेड पर पड़े ब्लैंकेट को उठाता है और अपने आप को लपेटकर उसके अंदर डरा सहमा बैठ जाता है और कहता है मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। अब डॉक्टर बाहर आता है और उस पर्सन को बताता है कि मिस्टर लैन, ये पर्सन सुबह से जब से इसे होश आया है तब से ये ऐसा ही कर रहा है, वो अपने पास किसी को भी नहीं आने दे रहा है। वो पर्सन कहता है पर क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर कहते हैं शायद उन्हें ट्रॉमा लगा है,
क्योंकि किसी ने उसे बुरी तरह मारा है। उसके बॉडी पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ चोट के निशान न हो। मैं तो ये सोच कर हैरान हूँ कि ये बच्चा इतनी मार खाने के बाद भी जिंदा कैसे है, क्योंकि शायद इतना तो कोई जानवर को भी नहीं मारता जितना इस 15-16 साल के बच्चे को मारा गया है। पता नहीं कौन वो जानवर है जिसने इस 16 साल के बच्चे का ये हाल किया है। वैसे मिस्टर लेन, उसका ये ट्रॉमा देखकर और उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसे अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम कुछ भी याद नहीं है, और जो कोई भी उसके पास जा रहा है वो ऐसे ही उस पर हमला कर रहा है और उन्हें अपने पास नहीं आने दे रहा है। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो हम में से किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा है। ऐसे में हम उसका इलाज कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। वो पर्सन कहता है, 1 मिनट, मैं अभी आया, और वो अंदर जाने लगता है। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर लेन, आप अंदर मत जाइए, कहीं आप उसका ट्रॉमा बढ़ गया तो उसको जो थोड़ा बहुत याद होगा वो भी भूल जाएगा। वो पर्सन कहता है, फिक्र मत करो, मैं आता हूँ, मैं अभी आया। और वो अंदर जाता है, और जैसे ही विंग फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनता है, वो फिर से पैनिक होता है और फिर से इधर उधर देखने लगता है कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो उस पर्सन को मार सके। मगर विंग को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। तो वो कहता है, देखो मेरे पास मत आना, हटो, मुझे जाने दो, मेरे पास मत आओ। मगर वो पर्सन वहीं खड़े होकर कहता है, विंग। जैसे ही विंग अपना नाम सुनता है, विंग थोड़ा सा शांत हो जाता है और उस पर्सन की तरफ देखता है। और वो पर्सन फिर से कहता है, विंग देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तो केवल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कैसे हो। और वो विंग के पास जाता है, जहाँ विंग अभी भी उस हॉस्पिटल बेड पर बैठकर अपने आप को सिकोड़ कर बैठा था। अब वो पर्सन विंग के पास जाकर कहता है, विंग तुम कैसे हो। मगर विंग कुछ भी नहीं कहता, और वो विंग के पास बैठकर विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, विंग घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। मगर अचानक विंग उस पर्सन का हाथ पकड़ता है और ज़ोर से काट देता है। वो पर्सन चिल्लाकर कहता है, विंग मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, छोड़ो मुझे। मगर विंग अपने दांतों से बहुत बुरी तरह उस पर्सन के हाथ में गड़ा देता है। कुछ देर बाद अंदर डॉक्टर और श्याओ सिन चेन अंदर आता है, जहाँ दोनों चिल्लाते हैं, मिस्टर लैन, वांग जी। और डॉक्टर तुरंत विंग को एक इंजेक्शन देता है, जिससे विंग बेहोश होने लगता है और उसकी पकड़ वांग जी के हाथ से लूज हो जाती है। श्याओ सिन चेन कहता है, वांग जी तुम ठीक हो। वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मगर डॉक्टर वांग जी का हाथ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन, आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है, उस पर मेडिसिन लगानी होगी। श्याओ सिन चेन कहता है, हाँ डॉक्टर, प्लीज़ आप वांग जी के हाथ पर मेडिसिन लगाकर ड्रेसिंग कर दीजिए। डॉक्टर अब वांग जी के हाथ पर ड्रेसिंग करता है। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन, लगता है वो बच्चा अब आक्रामक हो गया है, लगता है उसे अलग एक कमरे में बंद करना होगा, वरना वो किसी पर भी हमला कर सकता है। वांग जी कहता है, नहीं डॉक्टर, आप ऐसा कीजिए, उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार करें। डॉक्टर कहता है, श्याओ सिन चेन भी कहता है, क्या। वांग जी ये सुनकर क्या, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, और डिस्चार्ज करके ले जाओगे कहाँ। वांग जी कहता है, वो हमारे साथ चलेगा, हमारे मेंशन में। श्याओ सिन चेन कहता है, क्या। तभी वांग जी कहता है, श्याओ सिन चेन जाओ और विंग के लिए रूम तैयार करो, और हाँ, कमरे में किसी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए। उसके कमरे में सॉफ्ट टॉय और यहाँ तक कि पानी का जो जग होता है वो भी प्लास्टिक का ही रखवा दो। मैं नहीं चाहता कि वो अपने आप को या फिर किसी और को हर्ट करे। श्याओ सिन चेन कहता है, पर वांग जी कहता है, पर कुछ नहीं, जल्दी जाओ और वो करो, समझे। श्याओ सिन चेन कहता है, ठीक है वांग जी। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर वांग जी डॉक्टर से कहता है, अब उसे कितनी देर में होश आएगा। डॉक्टर कहता है, अब उसे करीब 5-6 बजे के करीब होश आएगा। वांग जी कहता है, ओके, उसकी ड्रेसिंग कब तक करनी होगी। डॉक्टर कहता है, 3 दिन बाद। वांग जी कहता है, ठीक है। अब करीब 3 बजे वांग जी हॉस्पिटल से विंग को डिस्चार्ज करवा के घर लाता है और आराम से उसे बेड पर सुला देता है, और फिर नीचे आकर कहता है, यहाँ काम पर 2-3 ओमेगा लगाओ, और हाँ, विंग के लिए एक ओमेगा डॉक्टर भी हायर करो, और उस डॉक्टर के लिए इसी मेंशन में रूम तैयार करवाओ, क्योंकि जब तक विंग ठीक नहीं होता तब तक वो ओमेगा डॉक्टर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझे। श्याओ सिन चेन कहता है, वो तो ठीक है वांग जी, पर क्या मैं एक बात पूछूं। वांग जी मुंह में जवाब देता है। श्याओ सिन चेन कहता है, वांग जी, आज तक कोई तुमसे गलती से टकरा भी जाता था तो तुम उस पर्सन को मार देते थे, फिर आज इस ओमेगा ने तो तुम्हारे हाथ से खून बहाया है
और आज तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट उसे यहाँ घर लेके आ गए। आखिर क्या बात है और उस ओमेगा के लिए इतना क्यों? जो सुनकर वांग जी कहता है, शाओ शिनचैन, इतना समझ लो कि ये उसके लिए नहीं, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। शाओ शिनचैन कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, कभी बाद में बताऊंगा। और वांग जी शाओ शिनचैन के शोल्डर पर हाथ रखता है और फिर विंग के कमरे में आ जाता है, जहाँ वो विंग के सामने काउच पर बैठता है और विंग को गौर से देखता है और कुछ सोचता है। तो आइए गाइस देखते हैं वांग जी क्या सोच रहा है। तो हम कुछ टाइम पीछे चलते हैं, जब वांग जी 18 साल का था और वो स्कूल में था। वहीं एक ओमेगा गर्ल थी जो हमारे वांग जी का क्रश थी। उसकी एज 70 ईयर्स ओल्ड थी। वांग जी उससे बहुत प्यार करता था, मगर वो कभी उस ओमेगा को बता ही नहीं पाया था कि वो उसे कितना प्यार करता है, क्योंकि उस समय वांग जी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था। और वो लड़की भी वांग जी ने सोचा था कि वो जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तब उस ओमेगा को प्रपोज करेगा और उससे मैरिज करेगा। मगर एक दिन वांग जी को पता चला कि वो लड़की और उसके पेरेंट्स बीजिंग आ गए हैं और वो लड़की आगे की पढ़ाई बीजिंग में रहकर पूरी करेगी। तब से वांग जी रोज सपना देखने लगा कि वो भी बीजिंग जाएगा और वहीं जाकर वो उस लड़की को प्रपोज करेगा और उससे मैरिज करेगा। उसके बाद दिन बीत रहे थे। वांग जी अब 19 साल का हो चुका था। उसने अपनी स्कूल से ग्रेजुएट किया और फिर वो स्कॉलरशिप लेके शंघाई से बीजिंग पहुंच गया। जहां आते ही पहले उसने उस लड़की को ढूंढा तो वांग जी को पता चला कि उसकी शादी उसके मॉम डैड ने एक ओल्ड पर्सन से करा दी। जहां जब वांग जी को ये पता चला तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। फिर भी जैसे तैसे वांग जी ने खुद को संभाला और सोचा एक बार उससे मिलना है। और फिर वांग जी उस लड़की से मिलता है। जहाँ गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।